दोस्तों, किसी भी इकॉनमी को रन करने के लिए ना हमको क्या चाहिए होता है कि हमारे उस कंट्री का बैंकिंग जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए ना, बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। अगर किसी भी कंट्री के अंदर बैंकिंग सही है तो उसका इकॉनमी भी बिल्कुल सही चल रहा होगा। तो आज हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर कैसा रहता है बैंकिंग का स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर जिस बैंकिंग मतलब बैंकिंग तो नीचे लेवल का है, सबसे ऊपर स्टार्टिंग होती है फाइनेंस हमारा मिनिस्ट्री से। फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारा एपेक्स बॉडी है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें देखता है, ठीक है। उस जो कि हमारी जिसकी अभी अभी करंट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं। उसके अंडर में आता है हमारा, उस डिपार्टमेंट के अंदर में आता है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एपेक्स बॉडी है हमारे कंट्री में, जो कि बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है, ठीक है। अब हम जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है, ऐसे ही यूएसए के अंदर है फेडरल रिजर्व, ठीक है, और यूके के अंदर आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद इसके अंडर में आते हैं हमारे पास बेसिकली हमारे पास शेड्यूल्ड बैंक्स आते हैं। जैसे कि हमारा शेड्यूल्ड बैंक्स कौन से होते हैं, जो शेड्यूल 2 क्लॉज ई हमारा आरबीआई एक्ट का है, उसके अंदर हमारा बैंक्स इंक्लूडेड है, वो शेड्यूल्ड बैंक्स कहलाते हैं। बेसिकली अभी हमारी कंट्री में शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, कुछ है बैंक्स जिनको हम बोलते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, जो कि आगे जा या फिर पेमेंट्स बैंक, जो कि आगे जाके शेड्यूल बैंक बन सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई नॉन शेड्यूल बैंक नहीं है। नॉन शेड्यूल बैंक पहले लोकल बैंक्स होते थे, लोकल एरिया बैंक्स उन्हें बोला करते थे, लेकिन अब ऐसा कोई बैंक नहीं है। इसका मतलब अभी हम ऐसी कंडीशन में हैं जहाँ पर कुछ बैंक्स शेड्यूल बैंक्स हैं और कुछ बैंक्स बन सकते हैं, ठीक है। शेड्यूल बैंक्स के अंदर आपका कमर्शियल बैंक्स आता है, कमर्शियल बैंक्स भी आता है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी आता है, ठीक है। और अब कमर्शियल बैंक के अंदर हम बाइफरकेट करते हैं तो हमारे आते हैं पब्लिक पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से होते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो होते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट का 51 और मोर देन 51% शेयर होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमारा एसबीआई है, उसके अंदर अभी हमारे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ये सब हमारे, वैसे पीएनबी तो नेशनलाइज भी है, लेकिन बेसिकली एसबीआई एक हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है, और भी हैं। और उसके बाद आता है हमारा क्या बोलते हैं, फॉरेन बैंक्स आते हैं। फॉरेन बैंक्स कौन से होते हैं? जो कि जिसका मतलब जो कि हमारी कंट्री में सर्व तो कर रहे हैं, लेकिन इनका जो हेडक्वार्टर है ना, वो आउटसाइड इंडिया हमारी कंट्री से बाहर है, ठीक है। तो ये बैंक्स क्या करते हैं ना, ये रूल्स फॉलो करते हैं कौन से? होस्ट कंट्री के और इनकी होम कंट्री जहाँ पे ये बने, होस्ट कंट्री जो इंडिया जहाँ पे हम इनको होस्ट कर रहे हैं बेसिकली, तो ये दोनों के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, इनकी कंडीशंस रहती है ये, ठीक है। उसके बाद एक आता है आपका आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आप समझ सकते हैं, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के उल्टा हो गया, जिसमें कि 51% और उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग किसके पास रहेगी? प्राइवेट ओनर्स के पास रहेगी, प्राइवेट अथॉरिटीज़ के पास रहेगी, जैसे एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, है ना, यू आर वेरी फैमिलियर विद दिस, ओके। उसके बाद उसके बाद आपका कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। कोऑपरेटिव बेसिकली आप कोऑपरेटिव से क्या समझते हैं? जब कुछ लोग इकट्ठा होकर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, ट्रस्ट बहुत रहता है, तो लोग इन्वेस्ट करने से भी नहीं डरेंगे। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट ने मतलब जो आपके आरबीआई उसने सोचा, अगर हम इसी को ही बैंक में कन्वर्ट कर दें तो ज़्यादा हम कलेक्शन कर सकते हैं मनी का, क्योंकि ट्रस्ट इनमें पहले से है। ट्रस्ट ही तो है ना जिस पे हम डिपॉजिट करा रहे हैं सेफली बेसिकली। तो कोऑपरेटिव जो बैंक्स होते हैं उसमें क्या रहता है, ये आपस में, इसमें बेसिकली जो ओनर्स होता है और जो आपका कस्टमर होता है ना, वो एक ही पार्टी रहता है बेसिकली ज़्यादातर। अब तो क्या है, क्योंकि वही जैसा मान लीजिए किटी होता है, किटी में क्या होता है कि 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, उनमें से 3 लोगों ने कहा कि चल ठीक है, हम तीनों क्या करेंगे, थोड़ा डिपॉजिट करेंगे तेरे पास, और एक टाइम आने के बाद हम ले लेंगे। तो ट्रस्ट के बेसिस पे चल रहा है ना। ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है या कोऑपरेटिव बैंक्स बोल लो आप, ये ट्रस्ट के बेसिस पे चलते हैं, ठीक है। और ये म्यूचुअली एक एक और यहाँ पे प्रॉफिट का मोटिव नहीं होता है बेसिकली। लेकिन आजकल ज़्यादा फ्रॉड इसी में हो रहे हैं, क्योंकि अब ज़्यादा ज़्यादा एक्सेसिव लेवल पे खुलते जा रहे हैं, इसलिए वैसे इनका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही होती हैं बेसिकली ये, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ना, तो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं इसके अंदर। रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक सेक्टर के लिए होते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक सेक्टर जो कि हमारे यहाँ वीकर सेक्शंस है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर है ना, और आपका अब जैसे एग्रीकल्चर के लिए क्या बना है, नाबार्ड बना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि रूरल एरियाज़ में क्रेडिट प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद है आपका सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, स्मॉल इंडस्ट्री जो एमएसएमईज़ हैं उनको लोन प्रोवाइड करता है। एक आपका आता है आपका आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडस्ट्रियल के डेवलपमेंट के लिए बेसिकली देता है पैसा। और उसके बाद आपका आता है इसमें आपके
कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और आपका पेमेंट्स बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली होता है जिनका जो 200 करोड़ का पेड अप कैपिटल होता है, ठीक है। और आपका पेमेंट्स बैंक होते हैं जो कि खाली ना इनका बेसिकली मेन रोल रहता है कि ये खाली डिपॉजिट करेंगे, ये लोन आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो गया है ना, वोडाफोन पेमेंट्स बैंक, बेसिकली ये इसके एग्जांपल्स होते हैं। पेटीएम पोस्ट 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 क्या है वो, पोस्ट पेमेंट्स बैंक आया ना आजकल, वो भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो हमने ये देखा। अब मैं आपको थोड़ा सा एक आरबीआई का थोड़ा सा बता देता हूँ कि आरबीआई में बेसिकली आरबीआई क्या, हमारा एपेक्स बॉडी है। आरबीआई का काम क्या रहता है, उसके कुछ फीचर्स है, जैसे कि वो हमारे यहाँ मनी का जो क्या बोलते हैं कंट्रोल होता है, वो आरबीआई के हाथ में होता है। जो भी सारा का सारा मनी इशू होता है वो आरबीआई के थ्रू होता है, जितने भी नोट्स होते हैं, एक्सेप्ट है आपका 1 रुपये का नोट, और जो आपका कॉइन्स होता है वो कॉइन्स की मिंटिंग होती है। तो ये सब आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बेसिकली, और ये क्या करता है, और आरबीआई ना कुछ आरबीआई क्या होता है, क्रेडिट कंट्रोल में भी हेल्प करता है। क्रेडिट कंट्रोल मतलब जैसे कुछ कंडीशंस आती हैं जहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है या फिर डिफ्लेशन हो जाता है, तो आरबीआई के पास ना बहुत सारी, आरबीआई के पास एक फैसिलिटी है, मतलब बेसिकली इसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये बैठाता है, बाइनरी बैठाता है ये। छः कमेटी आती है, हर 2 महीने में एक इनकी कमेटी बैठती है, मीटिंग होती है इनकी। तो उसमें क्या होता है, ये पॉलिसीज़ लाते हैं। जैसे इसमें कुछ रेशोज़ फिक्स किए जाते हैं बैंक्स के लिए कि आपको ना इतना मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि देखो सीआरआर, तो ये इनकी ना क्वांटिटेटिव पॉलिसीज़ होती है, जिससे कि ये क्वांटिटेटिव एक टेक्निक्स होती है जिससे आप ये मनी के क्रेडिट को बैलेंस रखते हैं। जैसे कि क्वांटिटेटिव के अंदर आता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। हर कमर्शियल हर कमर्शियल बैंक को एक लिमिट होती है कि उसको अपना जितना भी उसका डिपॉजिट आ रहा है, उसका जो उसका टाइम डिपॉजिट है ना, और उसको क्या करना होता है, टोटल डिमांड और जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं ना, उसको उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है। क्योंकि अगर वो सारा पैसा दे देगा, मतलब लोन में दे देगा, तो फिर यार अगले दिन जिसका पैसा सेविंग्स में है वो पैसे निकालना है, तो वो तो बोल देगा नहीं है मेरे पास। तो या तो आरबीआई क्या करेगा फिर, इसलिए रेगुलेट करने के लिए अमाउंट रखा जाता है। एक होता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसका मतलब होता है जो भी आपका टाइम डिमांड एंड टाइम, जो आपके पास डिपॉजिट्स होते हैं, टाइम डिपॉजिट्स है ना, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट किसी भी कमर्शियल बैंक के पास, उसका कुछ परसेंटेज आपको अपने पास लिक्विड मतलब कैश में नहीं रखना होता है। बेसिकली आपको ये गोल्ड या किसी और जो भी मतलब अन्य चीज़ें हैं कैश के अलावा, उसकी फॉर्म में रखना होता है, अपने पास ही रखना होता है कमर्शियल बैंक को रिजर्व, ठीक है। तो 19 और 4 ही मतलब आप मतलब आजकल 21 चल रहा है, आई थिंक 21.5 ये रहता है, और बाकी 4-5% वो रहता है आपका सीआरआर। तो मिला के 25% तक आप मतलब यूज़ नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, इतना आपको अपने पास रखना होता है, ठीक है। सिक्योरिटी या गोल्ड की फॉर्म में रखा जाता है। एक होता है आपका बैंक रेट। बैंक रेट कौन सा रेट होता है, जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है बेसिकली, ठीक है। देखो एक रेपो रेट भी होता है, रेपो रेट होता है, सेम फैसिलिटी होती है, आरबीआई पैसा देता है बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, लेकिन रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म के लिए, है ना। और बैंक रेट होता है जब लॉन्ग टर्म लोन दिया जाता है कमर्शियल बैंक्स को। एक होता है रिवर्स रेपो रेट, जिसमें क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को देते हैं क्या, लोन। अब देखो ये किस तरह से मैनेज होता है। मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, मनी का फ्लो आ गया, इकॉनमी के अंदर मनी का फ्लो बढ़ गया। अब पैसे को कम करना है, पैसे को कम कैसे किया जाएगा, बैंक्स के द्वारा लोन जब कमर्शियल बैंक्स लोन कम देगी तो पैसा कम हो जाएगा। कमर्शियल बैंक्स कैसे लोन ज़्यादा दे रही है, क्योंकि अभी बैंक का जो रेट है, जिस मतलब कि जो आरबीआई उसको पैसा दे रहा है वो कम रेट पे दे रहा है, तो वो क्या करेगी, बैंक रेट बढ़ा देगी। बैंक रेट बढ़ा देगी तो कमर्शियल लोन क्या करेंगे, लोन लेना बंद कर लोन लेना, ये यहाँ अपना वाला जो लोन दे रहे होंगे नॉर्मल पीपल को, वो भी बढ़ा देंगे। तो लोन लेना जो इंडिविजुअल्स हैं वो लोन नहीं लेंगे, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, ठीक है। उल्टा जब जब क्या होता है, इन्फ्लेशन में डिफ्लेशन चल रहा है, यानी इकॉनमी में मनी की ज़रूरत है, पैसा आना है, तो क्या करती है आरबीआई, क्या करती है, अब वो क्या करेगी, जो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट जिसमें कमर्शियल बैंक उसको देता है पैसा, तो वो क्या कर देगी, कमर्शियल बैंक रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, कमर्शियल बैंक लोन देती है बैंक को, आरबीआई को, है ना। तो वो क्या करेगी, उसका रेट कम कर देगी, क्योंकि रेट कम करेगी तो बैंक क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा पैसा लेंगे, ज़्यादा पैसा देंगे, है ना।